तो चलिए गाइस, आ चुके हैं हम। अभी देखिए, आप लोगों को कुछ दिन पहले मतलब शॉर्ट वीडियो के तरीका से ही डाले थे कि हम जब स्टडी कर रहे थे तो लाइव थी दिखाए थे, ठीक ना। तो चलिए, हम जो है अभी तक में क्या क्या कवर किए हैं यूपीएससी से रिलेटेड में जो नोट्स तैयार किए हैं वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। अभी देखिए, हम शुरुआत किए हैं, ठीक ना, यानी कि बेसिक से स्टार्ट कर दिए हैं तैयारी, ठीक ना। तो तैयारी के साथ साथ में हम क्या क्या कवर किए हैं ये आपको दिखाने जा रहे हैं, ठीक ना। तो छोटा छोटा करके ही वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो देखिए, यहाँ से हम प्रारंभ किए थे, तो ये देख सकते हैं। देखिए, भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत, ठीक ना। तो यहाँ देखिए हम क्या लिखे हैं, हम हम जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्यों पढ़ते हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चा किए थे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमको इसलिए पढ़ा जाता है ताकि इससे हमको ये मालूम चलता है कि गवर्नमेंट जो है किस तरह से वहाँ के नागरिकों से अपना टैक्स वसूलता है, और टैक्स वसूलने के बाद यानी कर जिसे कहते हैं, कर लेने के बाद जो है उसे एक जगह जमा किया जाता है जिसे हम संचित कोष कहते हैं। या तो एक मान लीजिए गांव का उदाहरण लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक गांव में है, ठीक ना। यदि पूरे गांव में धान की उपज अनुमानतः रख लीजिए 10 क्विंटल हुए, तो वो 10 क्विंटल को एक गोदाम में जमा करेंगे ना, तो उसी को हम संचित कहते हैं। उसी प्रकार से जब पूरे देश में कर लिया गया तो कर को जहाँ जमा करते हैं उसे संचित कोष कहते हैं, यानी कि वहाँ पे जमा रखा जाता था। और जब राजा का शासन था पहले प्रजातंत्र में, तो ये कर जो है अपने मनमानाधिकार से इसे मतलब यूज कर सकते थे। यदि राजा का मन हुआ कि वो अपने सुख के लिए ये चीज करे तो कुछ भी कर सकते थे राजतंत्र में, ठीक ना। तो जब यहाँ लोकतंत्र आया, इसलिए हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। जब यहाँ अभी वर्तमान में जो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। जनता का जितना कर है वो संचित कोष में जमा होते हैं। उसके बाद कोई भी उनका यूज करने से पहले पूरे सभी से जो है मतलब अनुमति लेते हैं। जैसे संसद भवन में जितने भी वहाँ के मतलब मनोनीत जितने भी विधायक सब हैं, सबसे वह अनुमति लेकर ही संचित कोष से धन लेकर के वो अपना व्यवसाय में लगाएंगे या कुछ करेंगे। बिना अनुमति के वो नहीं कर सकते। लेकिन राजतंत्र में किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं। तो संचित जमा करते हैं और वहाँ से अनुमति लेकर ही उसे यूज कर सकते हैं। बिना अनुमति के वो वहाँ से कर का पैसा, एक भी पैसा को यूज नहीं कर सकते, चाहे वो पीएम ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, ठीक ना। तो वो जब तक पूरे सभी से अनुमति नहीं लेंगे तब तक वो टैक्स का जो पैसा है वो एक भी पैसा खर्चा नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक ना। तो इसको डिटेल से बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएंगे, फिलहाल आपको क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा केवल 3 साल में तैयार करने के ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करना संविधान सभा के लिए कठिन होता यदि उसके पास अधिनियम 1935 से प्राप्त अनुभव नहीं होता। चर्चा कीजिए। तो इसके लिए भी यदि हम इस प्रश्न का आंसर लाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक ना। तो शॉर्ट लिस्ट हम जो नोट्स तैयार किए हैं उसको कवर कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में कब आए थे? 1600 ईस्वी में। और इनका क्या मुख्य उद्देश्य था? व्यापार करने के लिए, ठीक ना। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम भारत में जाएंगे, सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाएंगे। तो उसके बाद 1765 में जो है इसे बंगाल का दीवानी अधिकार मिल गया, यानी कि बंगाल उड़ीसा, ठीक, बंगाल उड़ीसा बिहार तीनों जगह का जो है दीवानी अधिकार इसे प्राप्त हो गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक ना। अब अधिकार जब प्राप्त हो गया तो भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। अब किसी को मान लीजिए कर, ये जो कर बताए अभी आपको यहाँ पे कर, तो प्रजातंत्र में कर समझ गए, क्लियर है कि एक राजा जो है प्रजातंत्र बोलते थे, राजतंत्र में जो है कर जब लेते थे तो राजा अपने हिसाब से उसको खर्च करते थे। सैनिक बल पे खर्च करे या पूरे राज्य को संभालने के लिए खर्च करे या जो भी अपना अय्यासी के लिए खर्च करे या मदिरा पान के लिए जो भी करे वो राजतंत्र में था, ठीक ना। अभी वर्तमान में हमारे भारत देश में लोकतंत्र है। तो
मतलब लोकतंत्र है, तो कोई भी अपने मन से यहाँ से नहीं खर्चा कर सकते हैं बिना अनुमति के, ठीक ना। तो वही हम यहाँ पे बता रहे हैं, जब यही कर की अनुमति इसको मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये अब तो सोचेंगे कि अपना शक्ति बढ़ाएं। कोई भी है, स्वाभाविक बात है, जिसे ज्यादा इनकम आने लगते हैं तो वो अपना थोड़ा फैलाव शुरू कर देते हैं, मतलब फैलाने लगते हैं। तो भारत में क्षेत्रीय शक्ति बढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसका चरण 2, दूसरा चरण, प्रथम चरण में देखिए कंपनी का शासन रहा, दूसरा चरण में जो है ये प्रक्रिया फैला, ठीक ना। तो प्रथम कंपनी का शासन कब से कब तक रहा, तो 1773 से लेकर के 1858 तक रहा, ठीक ना। और दूसरा, प्रथम 2 चरण में शासन किया कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर। पहला चरण था कंपनी का शासन जो कि 1773 से लेकर 1858 तक चला, और दूसरा था सम्राट का शासन जो कि 1858 से लेकर के 1947 तक चला। तो अब यहाँ पे ये समझिए कि 1764, ठीक ना, 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तभी ये जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों जगह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कर लेने का अधिकार यानी कि दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। जब दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो माला माल हो गए, ठीक ना। जैसे कहते हैं ना, अभी वर्तमान समय में कहते हैं कि घूसखोर बहुत है, यानी कि रिश्वत लेके ही काम करते हैं। तो उसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को जब 1764 के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा का कर लेने की अनुमति मिली, तो ये कर से जो है ज्यादा रिच यानी ज्यादा अमीर होने लगे। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी, सीईओ, जो बड़े पद पे काम कर रहे थे कर्मचारी लोग बहुत मालामाल हो गए। इसी को रोकने के लिए कंपनी के कर्मचारी मालामाल हो गया और दीवानी अधिकार पाकर, और कंपनी दीवानी अधिकार पाकर, यही सेम जो बोले अभी, ठीक ना। और कंपनी जो है इस तरह से घाटे में चलने लगे। तो अब कंपनी घाटा में चलने लगे तो कंपनी तो कुछ सोचेंगे ना। तो कंपनी ने क्या सोचा, हम अपने कंपनी को क्यों ना अपने देश के अंदर दे दे, ताकि हमारे देश वाले हमारे कंपनी को अच्छी तरह से चलाएंगे। उचित है, मान लीजिए कोई भी बच्चा काम कर रहे हैं, यदि उनका काम किसी कारणवश ठप या कुछ समस्या आ गए तो वो अपने गार्जियन को बोलेंगे ही। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश से आए थे, तो ब्रिटिश अपने गवर्नमेंट को दे दिए, ये कंपनी अपने गवर्नमेंट के अंडर ग्राउंड कर दिए। अब जो है भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आए, उस पे जो है अब कौन शासन करेंगे, ब्रिटिश, ठीक ना। अब ब्रिटिश उस कंपनी पे शासन करेंगे। याद रखिए, पहले कंपनी आया व्यापार करने के उद्देश्य से भारत, अब वही कंपनी को ब्रिटिश सरकार चलाएंगी, ठीक ना। तो ब्रिटिश के अधीन आने के बाद जो है सबसे पहले ये प्रारंभ किया, एक्ट के द्वारा ये शासन करने लगा, ठीक ना। एक्ट पारित करते थे जब भी कंपनी को चलाना होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये कुछ एक्ट पारित कर देते थे। तो ये एक्ट जो है कब से कब तक चला था, 1773 से लेकर 1858 तक एक्ट के माध्यम से चलाया कंपनी, ठीक ना। उसके बाद डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया, जिसे कि सम्राट का शासन कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक जो आए, तो उसके बाद कौन कौन सा एक्ट पारित किए उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे ब्रिटिश के अधीन गया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इन्होंने सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, ठीक ना। 1773 में कौन सा एक्ट पारित किया, रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया 1600 ईस्वी में, इसे नियंत्रित और नियमित काम चलता रहे, इसे नियंत्रित करने के लिए जो है करने की दिशा में जो है ब्रिटिश सरकार ने ये पहला कदम उठाया था, ठीक ना। तो दोस्तों आगे हम जानेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो देखिए लंबा बहुत हो चुके हैं, तो यहाँ तक हम कवर कर लेते हैं 1 पेज को, ठीक ना। तो करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह जो है पहला कदम था। तो इसी प्रकार जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, और 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया, इसी के द्वारा जो है यहाँ पे केंद्रीय, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में केंद्रीय नींव रख दिया, ठीक ना। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, बंगाल के अधीन तीनों को कर दिया। उस टाइम भारत में जो है 3 प्रेसिडेंट बहुत ही, मतलब कह सकते हैं अपने आप में ताकतवर भी थे और बहुत ही जाने माने थे। तो दोनों को जो है बंगाल के अधीन कर दिया, मद्रास को और बम्बई को, ठीक ना। मद्रास और बम्बई को किसके अधीन कर दिए, बंगाल के। तो देखिए आगे हम जानेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में, उसके बाद
संशोधन अधिनियम फिर 1781 आया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, 10 मिनट का हो चुका है। तो चलिए वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। आप लोग यदि यूपीएससी एस्पिरेंट है प्लीज कमेंट में बताइएगा हमारा नोट्स कैसा था, ताकि हम और बेहतर से बनाने का कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग है ना मेरे साथ। ओके, लव यू ऑल, लव यू भैया, लव यू दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।